लोकतंत्र के इन 60 वर्षों का भरपूर लेखा जोखा प्रस्तुत किया गया है। और मित्रों, 2 दिन से जो बात हो रही है वो देखिए कि इस पुस्तक के आखिरी 25 पन्नों में भारत के सामाजिक जीवन पर जो भारतीय फिल्मों का प्रभाव है उसकी चर्चा की गई है। और वो 7 बिंदु जो हैं वो बड़े गजब के हैं, जो आज के पूरे परिदृश्य को अगर आप देखें, वे लिखते हैं कि भारत का एक राष्ट्र के रूप में विचार करते समय ये बात ध्यान रखनी होगी कि आज के भारत का भविष्य ईश्वर के हाथ में नहीं है बल्कि आम आदमी के हाथ में है। जब तक भारत का संविधान इस हद तक नहीं बदला जाता कि वो अपने मूल रूप से हट जाए, जब तक नियमित और योग्य तरीके से में धर्मनिरपेक्षता का वातावरण है, जब तक सर्व समावेशक बाजार का अस्तित्व है, जब तक सुदृढ़ नागरिक प्रशासन और सैन्य बल है, और हाँ, ये न भूलना होगा कि जब तक भारतीय सिनेमा सब जगह देखा जा रहा है और उसके गीत सुने जा रहे हैं, तब तक भारत राष्ट्र का अस्तित्व बना रहेगा। अंतिम वाक्य सबसे महत्वपूर्ण है, जो अपना विषय है कि जब तक भारत का सिनेमा लगातार देखा जाता रहेगा और उसके गीत सुने जाते रहेंगे, तब तक भारत राष्ट्र के अस्तित्व को कोई खतरा नहीं है। मित्रों, निस्संदेह दुनिया भर की फिल्मों से अगर हिंदुस्तानी फिल्मों को अलग ढंग से देखा जाता है, या उसमें जो विविधता और विशिष्टता है, वो जो अलग उसकी अपनी पहचान है, वो वाकई में उसके गीतों से है। और इसीलिए जावेद अख्तर कहते हैं कभी कभी कि जब अमेरिकी विश्वविद्यालयों में बॉब डिलन के गीतों पर शोध कार्य हो सकता है, उसकी चर्चा हो सकती है, तो हम अपने यहाँ इंदिवर को, साहिर को, मजरूह को, भरत व्यास को इतने हल्के में क्यों लेते हैं कि उसकी चर्चा नहीं होती। तो मजे की बात यह है कि अब ये बधाई का विषय है और सर्वथा अभिनंदनीय है कि फिल्म जैसे माध्यम में उस पर बात के.एम. अग्रवाल कॉलेज में हो रही है, और ये धीरे धीरे करके सभी विश्वविद्यालयों के लिए एक मार्ग प्रशस्त करेगा। ऐसी जो फिल्म हमारे जीवन पर बात करती है, हम उस पर बात करने से परहेज करते हैं। ये एक आश्चर्य की बात है। यहाँ तमाम तरह की बातें हुई और ये कहा गया कि, और वो तो जाहिर बात है कि जब दादा फाल्के ने 1910 में लाइफ ऑफ द क्राइस्ट देखी और उसके बाद में फिर विचार किया हिंदुस्तान में फिल्म बनाने का, और उनको कोई महिला पात्र नहीं मिली। उन्होंने एक ढाबे में चाय पी रहे थे और उस समय इतने हाइजीन और उसका कोई सवाल नहीं था, ऐसी उंगलियां ला के जब ग्लास सामने रखा तो उसको उस उंगलियों में ये समझ में आया कि बड़ी खूबसूरत उंगलियां हैं, इससे लड़की का पात्र कराया जा सकता है। हाँ, तो पहला जो है वो पुरुष पात्र होते थे, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे करके आज फिल्मों का जो समय है वो मुझे लगता है कि भारतीय जीवन में अब सबसे महत्वपूर्ण समय मीडिया में इसका ही है। और जिस तरह से मैं अलग ढंग की बात पर विचार करना चाह रहा था कि जब हमने फिल्मों की बात की और फिल्मों के गीतों की बात की, तो मित्रों, भारतीय शास्त्रीय संगीत के 5 परिवार मुख्य रूप से माने जाते हैं। ग्वालियर घराना, आगरा घराना, जयपुर घराना, पटियाला घराना और किराना घराना। इसके बाद में अमीर खान साहब का, इंदौर का अपना वो है, कुमार गंधर्व का अपना एक आदमी का घराना है वो। इसी तरह से फिल्म संगीत के भी ये भी एक विचार और समीक्षा का विषय है कि फिल्म संगीत के भी अपने 5 घराने। पहला घराना शुरू होता है रविंद्रनाथ ठाकुर से। जब वहां रविंद्र संगीत है, बाउल संगीत है, हरियाली धुनें हैं,
और उस परंपरा को आगे बढ़ाते हैं यदुनाथ भट्टाचार्य, उस परंपरा को आगे बढ़ाते हैं केसी डे, उस परंपरा को आगे बढ़ाते हैं सचिन देव बर्मन, उस परंपरा को आगे बढ़ाते हैं हेमंत कुमार। वो एक घराना है। जी आप कुछ कह रही हैं? नहीं, अगर ये चर्चा का विषय है, मैं अगर किसी भी उस पर गलत हूं तो जरूर कहिए। मैं बहुत देर से सोच रही थी कि ये बातें होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। इस मामले में बहुत ओपन हूं क्योंकि हम लोगों ने वो समय जिया नहीं है, हम लोगों ने वो पढ़ा है और पढ़ा कभी गलत भी हो सकता है, इसलिए मैं इस मामले में बहुत ओपन हूं। वो कहते हैं ना कि श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम के एक, तो ये इत्तेफाक है कि मैं इधर खड़ा हूं, सब अपने अपने ढंग से लोग तथ्यों पर विचार करते हैं। दूसरा घराना मास्टर कृष्णराव का घराना, जहाँ थोड़ी सी बात हुई थी कि शास्त्रीय और उपशास्त्रीय संगीत का जो प्रभाव था, तो उस प्रभाव को आगे ले जाने वाले में नौशाद हैं, उस प्रभाव को आगे ले जाने वालों में खेमचंद प्रकाश हैं, और वो धीरे धीरे जो है वो प्रभाव कम होता गया। और तीसरा घराना आया, वो था गुलाम हैदर का घराना, वो पंजाब की थाप लाए और उसके बाद रिदम की तरफ जो है, और आज तक वो कायम है। आज तो सारी फिल्मों में मेलोडी कम और रिदम ज्यादा है। संगीत के दो पार्ट होते हैं, एक है मेलोडी और एक है रिदम, आप बेहतर समझ सकते हैं। तो अब जमाना जो है वो रिदम का जमाना है, ताल का जमाना है। इसके बाद में फिर चौथा घराना वो अनिल विश्वास का घराना है, जिसने पाश्चात्य संगीत को भी और भारतीय मेलोडी को भी इस तरह से मिलाया, और उसके बाद में उनके फॉलोअर्स इतने हुए। उसके बाद चितलकर आए, उसके बाद मदन मोहन आए, उसके बाद खय्याम आए, उसके बाद रोशन आए, तमाम उस परंपरा को आगे बढ़ाया। और पांचवा घराना वो शंकर जयकिशन का घराना है, जिसमें कल्याण जी आनंद जी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, इस तरह के लोग आए। और इन गीतों ने, इन संगीतों, इस संगीत ने न केवल भारतीय, अगर आप गौर से इन गीतों को सुनेंगे, गीतों की बात भी हो रही थी थोड़ी सी, भोजपुरी गीतों के संदर्भ में किसका आलेख था? ऋतिका पांडे और राजीव कुमार पांडे दोनों ने मिलकर शायद आपने, हाँ अलग अलग था, तो आपने भोजपुरी गीतों की चर्चा की थी। गीत वही की महत्वपूर्ण पार्ट है कि गीत, अगर हमारी फिल्मों में से गीत निकल जाएगा तो मुझे नहीं लगता कि उतना प्रभाव, और फिर गीतों में सिर्फ बात इस बात की नहीं है कि वो केवल मनोरंजन की बात है। आपने जिस तरह की बात कही, वही एक सादा सा गीत है बिल्कुल हिंदी का, यूं ही तुम मुझसे बात करती हो या कोई प्यार का इरादा है, अदाएं दिल की जानता ही नहीं मेरा हमदम ये कितना सादा है। नारी के स्वभाव और उसके व्यवहार को संकेतित करता है ये गीत। रोज आती हो तुम ख्यालों में, जिंदगी में भी मेरी आ जाओ, बीत जाए नए सवालों में, इस जवानी में कुछ तरस खाओ। जवाब क्या है? हाले दिल समझो सनम, कहेंगे मुंह से ना हम, हमारी भी कोई मर्यादा है। तो यहां नारी का जो स्वभाव है, अपनी ओर से जो पहल न करने की बात है, तो वो अगला अंतरा तो और भी गजब है। अगले अंतरे में तो कहां से बात होती है जी, किसी को याद है? अगला जो आखिरी अंतरा है जी, वो हो गया, बन गई हो मेरी सदा के लिए, या मुझे यूं ही तुम बनाती हो, कहीं बाहों में न भर लूं तुमको, क्यों मेरे हौसले बढ़ाती हो। हौसले और करो, पास आते ही न डरो, दिल न तोड़ेंगे अपना वादा है। क्या है ये उस स्वभाव की, उस व्यवहार की सांकेतिक परिभाषा है कि आप उसको समझ सकते हो अगर तो। और इन गीतों ने, इनके शब्द
उस पर मदन मोहन जैसे संगीतकारों की धुनें इस तरह से बनाया कि बिल्कुल वो शब्द पवित्र होते चले गए। ये थोड़ी सी, क्योंकि संगीत की बात आई तो मैंने इस पर थोड़ी सी चर्चा की। अब जो थोड़ी सी बात किसी ने अभी एक चर्चा की, वो पहला अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोह हमारे यहाँ जब आयोजित हुआ उस बारे में, तो बात क्या थी? वो इटालियन निर्देशक की फिल्म, क्या नाम दिया था? बाइसाइकिल थीव्स। तो क्या बात थी? उसके बाद क्यों प्रभावित हुई? शायद तब तक परंपरा जो है, चाहे आउटडोर हो चाहे इंडोर शूटिंग हो, वो परंपरा स्टूडियो के भीतर ही थी। पहली बार धूप का, प्रकृति का वो असर देकर और उन स्टूडियो की चार दीवारी और परिसर से बाहर निकलकर शूटिंग, तब जाकर कहीं प्रभावित होकर कि हाँ ऐसा भी बनाया जा सकता है। और तब राज कपूर की जागते रहो आई, फातेह पांचाली का आपने नाम लिया ही, और एक फिल्म उसी के बाद से प्रभावित होकर दो बीघा जमीन। पहले नीचा नगर आ चुकी थी 1946 उसके पहले नीचा नगर आ चुकी थी, नाम की, जिसको कांस में गोल्ड लाइन, जिसमें कांस में गोल्ड। तो लगातार इस तरह प्रयोग भी होते रहे और कहीं ना कहीं से कुछ आता भी रहा। अब जब इस क्षेत्रीय पर भी बात 2 दिन लगातार होती रही, मैं इसके पक्ष में ये कहना चाहता हूं, और जो अपने माध्यम से कुछ नहीं कहना चाहता और न उस विवाद में जाना चाहता हूं, 2 बातों का उल्लेख करना चाहता हूं जो क्षेत्रीय सिनेमा के पक्ष में कही है। और किसने कही? तो श्याम बेनेगल ने कही। उन्होंने ये कहा कि प्रांतीय सिनेमा शब्दाभाव में कहा गया शब्द है। सच पूछिए तो वर्तमान में प्रांतीय सिनेमा मुख्य धारा का सिनेमा है, मेन स्ट्रीम का सिनेमा है। और बात क्या है, क्यों अलग है? उसमें जिस तरह के कथानक है, जिस तरह की कहानी है, तो आप उसको छोटा करके क्यों आंक रहे हो? सही है। एक विचार और, वो टॉम मॉरिस का विचार है कि प्रादेशिक सिनेमा में मूल और मुख्य धारा के सिनेमा का कलेवर और विकसित होता है। वो ये बात कह रहा है, वो केवल लोकल या स्थानीय या सीमा में बंधा हुआ सिनेमा नहीं है। तो मित्रों, जिस तरह से फिल्मों की कहानी, मराठी फिल्म की, अगर आप प्रभात नगरी को भूलकर, प्रभात स्टूडियो को भूलकर आप नहीं फिल्मों की बात कर सकते। 24 साल का कुल जीवन प्रभात कंपनी का, लेकिन 24 सालों में 37 फिल्में। बात संख्या की नहीं है, बात विषय की है। उस जमाने में कुछ विषय इस तरह से लेना कि जो हमारी उस वक्त सोच के दायरे में भी नहीं हो सकते थे, वो आज हम स्वीकृति के दायरे से ऊपर चले गए। स्वीकृति हो तब भी ठीक है, स्वीकृति से आगे कि हम ये गलत भी करेंगे और उसमें गर्व का अनुभव भी करेंगे। तो उस वक्त वो कुंकू बनी और लगातार 2-3 भाषाओं में एक फिल्म बन जाती थी। मानुष बनी, फिर आदमी हो गई, अतः कशाला उदियाची बात, अब किस लिए कल की बात, शांता उपकर ने 4 भाषाओं में गाया। तो एक ही विषय 2, 3, 4 भाषाओं में फिल्म बन जाती थी। और गीत के संदर्भ में एक बात मुझे और याद आ गई कि पहला संगीतकार होने का श्रेय जो है वो लल्लू भाई को है, आलम आरा, क्योंकि तब तक फिल्म में संगीत उस तरह से नहीं था, कंपोज करके गीत नहीं थे। और जब प्लेबैक सिंगिंग की शुरुआत होती है तो प्लेबैक सिंगिंग की शुरुआत के 2 मत। एक तो ये कि जवानी की हवा के लिए चंद्रप्रभा को गाना था और चंद्रप्रभा बीमार हो गई और इसलिए फिर सरस्वती देवी यानी खुर्शीद होम जी, वो पारसी थी,
लेकिन उस समय उनकी परंपरा में फिल्म में आना जरा मुश्किल था, इसलिए नाम जो है वो सरस्वती देवी। तो वो उन्होंने चंद्रप्रभा के लिए गाया। लेकिन दूसरा मत वो ये है कि 1935 में 1935 वो फिल्म थी धूप छांव, जो बंगला फिल्म भाग्य चक्र का रीमेक था या अनुवाद था या आप जो कुछ भी कहें। और उसमें मित्रों ये शायद हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों को कहिए या चूंकि इस महाविद्यालयीन परिवेश में ये सेमिनार चल रहा है, तो वो जो फिल्म थी धूप छांव, वहां से प्लेबैक सिंगिंग की शुरुआत मानी जाती है। और वो पहला गीत लिखने वाला जो गीतकार है वो जिस साहित्यकार ने आज भी हिंदी साहित्य की 3 कहानियां जिनको मील का पत्थर माना जाता है, उसमें से एक हार की जीत के लिखने वाले सुदर्शन ने वो गीत लिखा था, मैं खुश होना चाहूं लेकिन खुश हो न सकूं। आरसी बोराल ने संगीतबद्ध किया था और पारुल घोष और साथियों ने गाया था। तो वहां से एक शुरुआत होती है और हम जिक्र कर रहे थे कुंकू का। तो कुछ समय बाद आप ये देखिए कि लगभग चाहे फिल्म बंगाल में बन रही है, चाहे फिल्म महाराष्ट्र में बन रही है, क्योंकि मन तो एक है ना। जिस बात को लेकर दुख किसी एक बंगाल के व्यक्ति को हो सकता है, जो मानवेतर कुछ काम अगर हो रहा है तो उसका दुख अगर यहां हो रहा है तो उसका दुख वहां भी होगा उसी रूप में। और इसीलिए मार्क्स की ये बात याद आती है कि कला के मूल में मनुष्य है, और यदि कोई कला चालाकी से या फिर नासमझीवश कोई मनुष्येतर व्यवहार करती है तो वो कला नहीं बल्कि एक संहारक हथियार के रूप में होगी। तो मूल रूप से जब इधर कुंकू बनती है, इतने सालों के बाद थोड़ा सा परिवर्तन होके अगर गाइड आती है, तो गाइड में क्या बात थी? उस समय भी वो तो शब्द भी नहीं आया था, लेकिन उसने किया क्या था? रोजी की जो बगावत थी, वो बगावत क्या थी कि उसने अपने से इतने बड़े पति को छोड़ दिया और उसको छोड़ने के बाद में वो अपने उस साथी के पास रहने के लिए चली गई। यहां भी न केवल कथा के स्तर पर बल्कि गीत के स्तर पर भी एक बहुत अलग ढंग का प्रयोग हुआ। अमूमन क्या होता है, मुखरा होगा तो पहले स्थाई आएगा, स्थाई के बाद में मुखरा आएगा, प्रील्यूड बजेगा, इंटरल्यूड बजेगा। लेकिन इस गीत में क्या था? जो बगावत थी संगीत को लेकर थी, वो क्या बगावत थी? वो स्थाई से गीत शुरू नहीं होता। कांटों से खींच के ये दामन, कांटों से खींच के ये आंचल, छोड़ के बंधन बांधी पायल, कोई न रोके आज दिल की उड़ान को, दिल वो चला आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर मरने का इरादा है। यहां अंतरा पहले उठाया गया और उसके बाद फिर स्थाई है। तो गीत के स्तर पर भी ये अलग प्रयोग हुए जी। तो नहीं, आप बता दीजिएगा, क्योंकि इसके बाद कोई सेशन नहीं है लोगों की भी आए हैं। अच्छा, मैंने पूछा था तो सर ने कहा कि अब सब एक ही है। ठीक है, एक तो सारे विषय छोड़ते हुए केवल और केवल मैं एक, क्योंकि शॉर्ट फिल्म्स की बात थी, थोड़ी सी आई थोड़ी सी नहीं आई,
तो मैं एक फिल्म की विषय में चर्चा करना चाहता हूं, रेस्टलेसनेस। बहुत छोटी सी फिल्म है, कुल कहानी इतनी है, मराठी में कुल कहानी इतनी है कि दो दृश्य हैं। एक फुटपाथ पर बैठा हुआ जूते चप्पल सुधारने वाला व्यक्ति है और वहीं सामने शू मॉल है बहुत बड़ा। एक को इंतजार है कि कोई अपनी टूटी चप्पल सुधरवाने के लिए आएगा, वो अपनी दुकान सजा रहा है, और दूसरा बैठा हुआ है, वहां भीड़ लगी हुई है और फटाफट डेबिट कार्ड स्वैप किए जा रहे हैं, खरीद रहे हैं। यूज एंड थ्रो के जमाने में लगातार वहां पर खरीद हो रही है। वो बैठा हुआ है काउंटर पर और दोनों का धंधा एक है, जूता बनाना, जूता बेचना। वहां वो बैठा हुआ है और बढ़िया शीतल पेय पी रहा है, बर्गर खा रहा है, और यहाँ जो बैठा हुआ है वो अपनी मटमेली सी बोतल निकालता है पानी की और 2 घूंट पानी पीता है। ये जो फासला है, और बीच में फिर एक भिखारी है, वो भिखारी ने वड़ा पाव खा लिया है और वो न ये चाहता है कि उसके पास आए, न वो चाहता है इसके पास आए। इसके पास में देने के लिए कुछ नहीं है और उसके पास में देने का मन नहीं है। तो कुल इतनी सी वो फिल्म है, और जिस तरह से बनाई गई है, तो शॉर्ट फिल्म्स का भी अपना एक इम्पैक्ट है, अपना एक प्रभाव है, और बहुत ज्यादातर जो है वो अभी समय की सबसे ज्यादा कमी है जो अभी यहाँ भी महसूस हो रही है। तो सबसे अधिक समय की कमी है, और इसलिए अब उन लंबी 2-2, 2.5, 3-3 घंटे की फिल्मों का जमाना गया। अब तो ऐसा लगता है कि बस ज्यादा से ज्यादा 7 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 22 मिनट, आधा घंटा, यही अब फिल्मों का जमाना है। मुझे लगता है कि बहुत से विषय छूट गए और बहुत सा कुछ कहना छूट गया, लेकिन इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि विषय इतना बड़ा था। जब बहुत कुछ कहना हो तो कुछ कहा नहीं जाता है, जब बहुत कुछ कहना हो तो कुछ कहा नहीं जाता है। थोड़ी सी जमीन गुनगुनाता हूं, ढेर सारा आसमान छूट जाता है। तो छूटे हुए आसमान की बात हम कभी करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। महाविद्यालय ने मुझे बुलाया और ये अवसर दिया कि उस विषय का व्यक्ति न होते हुए भी, न तो प्राध्यापक